नमस्कार, कैसे आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति से बातचीत की है। पीएम मोदी ने बातचीत के दौरान एलएसी का मुद्दा उठाया, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। दोनों नेताओं ने तनाव कम करने पर सहमति जताई है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। ब्रिक्स का नाम नहीं बदलेगा। नए सदस्यों के जुड़ने पर भी ब्रिक्स का नाम बरकरार रहेगा। 6 देश बने हैं ब्रिक्स के नए सदस्य। यह एक इंफॉर्मेशन है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। बड़ी खबर यह आ रही है कि चंद्रयान 3 मिशन पर इसरो ने जानकारी दी है और यह अच्छी खबर है। सारे सिस्टम सही काम कर रहे हैं, यह इंफॉर्मेशन है। चंद्रयान की सभी गतिविधियां तय समय पर हैं। चौथी बड़ी खबर, मणिपुर पर गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह भी मीटिंग में मौजूद। सीएम ने मणिपुर के हालात के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन की अध्यक्षता की है। पहले दिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। और छठी बड़ी खबर, डॉक्टरों के विरोध के बाद जेनरिक दवा से जुड़े नियम पर रोक है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने लगाई रोक। जेनरिक दवा नहीं लिखने पर लाइसेंस रद्द करने की बात कही गई थी। सातवीं बड़ी खबर, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। विश्वविद्यालय में 22 सितंबर को चुनाव होंगे। नामांकन की तारीख 12 सितंबर होगी। और 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया है। अल्लू अर्जुन बने बेस्ट एक्टर, आलिया भट्ट और कृति सेनन बेस्ट एक्ट्रेस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, शतरंज विश्व कप में प्रज्ञानंदा का शानदार प्रदर्शन। टाई ब्रेक के जरिए ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन से हारे बाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके प्रज्ञानंदा की तारीफ की है। इस सब के बीच में ब्रेकिंग न्यूज के अलावा अब आपको देखते हैं कि आज कौन कौन सी बड़ी खबरें हैं। आइए देखते हैं आज हमारे कर्टन रेजर में पहली बड़ी खबर क्या शिमला के साथ कुल्लू भी धंस जाएगा। 26 सेकंड के वीडियो में पहाड़ों का सच है, दहशत में डाल देने वाली तस्वीर है। दूसरी खबर, प्रिगोजिन के जिंदा लौटने की चर्चा क्यों हो रही है? प्लेन क्रैश थ्योरी का 2019 कनेक्शन क्या है? तीसरी खबर, नरसिम्हा राव बीजेपी के पहले पीएम, अय्यर ने ऐसा क्यों कहा? क्या ये उनका एक और सेल्फ गोल है? आप जरूर देखिएगा। चौथी खबर, ब्रिक्स समिट से आई है। यहां पीएम मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले जिनपिंग से बातचीत की। एलएसी पर उन्होंने शी से क्या कहा, ये एक्सक्लूसिव जानकारी बस थोड़ी देर में। और पांचवी खबर, पूरा पाकिस्तान चांद पर रहता है, ऐसा क्यों कहने लगी वहां की जनता? लेकिन पहले बात आज की बड़ी खबर से। अब बात सबसे बड़ी मुलाकात और सबसे बड़ी खबर से। दक्षिण अफ्रीका में अब से थोड़ी देर पहले पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने एलएसी का मुद्दा उठाया। दोनों नेताओं में बॉर्डर पर अनसुलझे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। अनसुलझे मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। दोनों नेताओं में तनाव कम करने को लेकर सहमति बनी है। खास बात यह भी है कि दोनों लीडर्स की यह मीटिंग ब्रिक्स समिट से अलग हटकर हुई है। यह जानकारी अब से थोड़ी देर पहले भारतीय विदेश सचिव ने दी है। It was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders. And in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले राहुल एक बार जरा फुल फ्रेम पे ये शॉट दिखाइए जरा। ये जो मुलाकात का जो शॉट है, ये जो स्टिल्स हैं, बॉडी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए तस्वीरें अब आप, इसमें प्रधानमंत्री मोदी लीड करते हुए, ये गौर करने वाली बात है। मैं आपको फिर से इस वीडियो को प्ले ऑन करके दिखाऊंगा, फिर से प्ले करिए जरा इसको। और ये बहुत बड़ा फर्क है। प्रधानमंत्री मोदी बात कर रहे हैं लीड करते हुए, और आगे ये देखिए, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है बॉडी लैंग्वेज का, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। सीधे चलिए, मेरे सहयोगी मनीष झा मेरे साथ है। मनीष, देखिए, जब खबरें अंदर से कम आए तो डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो तस्वीर है,
और ये तस्वीर के पीछे बहुत कुछ है, चाहे हमारा बिल्डअप हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे वो चंद्रयान हो या फिर चीन का एवरग्रांड कोलैप्स हो। क्या देख रहे हैं आप, क्या निकल के आया? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत आप। और आपने अगर ध्यान दिया हो तो दक्षिण अफ्रीका में शी जिनपिंग लगातार बहुत ही थके थके नजर आ रहे हैं, बहुत ही हारे से नजर आ रहे हैं। आप देखिए पहले दिन जब वो आए तब से लेकर चाहे वो ब्रिक्स के मंच पर जब वो आ रहे थे तो केवल यही गुफअप नहीं हुआ था कि उनके प्रेसिडेंट उनके बॉडीगार्ड पीछे रह गए थे, बल्कि इसी तरह से किसी तरह मनीष बिजनेस फोरम में तो आए नहीं, पहुंच जा रहे, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं बिजनेस फोरम में। ही डिड नॉट टर्न अप। जी हाँ, और बिजनेस फोरस की मीटिंग में तो वो एब्सेंट ही कर गए। तो मीटिंग में ठीक से भाग नहीं ले रहे हैं, जब वो चल रहे हैं तो लग रहा है कोई पीछे से धक्का मार रहा हो, और फिर वो बहुत थके हुए से हैं। और यही हालत उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो रही मुलाकात में भी बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं। पता नहीं शी जिनपिंग के साथ चल क्या रहा है, कुछ इतना अंदर खाने चल रहा है जिसको लेकर वो बहुत कंट्रोल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन हाँ, भारत और चीन के बीच में जो बातचीत हुई है उसको लेकर अगर कहें तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर जता दिया है कि अगर शी जिनपिंग चाहते हैं कि भारत के साथ नॉर्मल संबंध हो तो उनको सीमा पर अप्रैल 2020 से पहले की सिचुएशन बहाल करनी ही पड़ेगी, और उसके लिए डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन करना होगा। सो वो अपने सैनिकों को कहें कि अपनी जो अप्रैल 2020 वाली स्थिति है उसमें वापस जाएं। इसके लिए वो अपने अधिकारियों को निर्देश दें। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से शी जिनपिंग को ये बात कही है, और उसके बाद अब जबकि अगले महीने खुद शी जिनपिंग फिर G20 के लिए दिल्ली आएंगे। देखिए मनीष, जो मैं वीडियो देख रहा हूं अभी, मैं वहां पर नहीं हूं, आप वहां पर नहीं हैं, लेकिन जो वीडियो मेरे सामने है, जो कि मैं अपने सहयोगी राहुल से बोलूंगा एक बार फिर से प्ले ऑन करने के लिए, इसमें जो एक अथॉरिटेटिव ऑरा है वो दिखाई दे रहा है भारत का। प्रधानमंत्री मोदी का यहां पर वो अथॉरिटेटिव ऑरा साफ दिखाई दे रहा है। ही इज टॉकिंग एंड वॉकिंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, ये साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कहा विदेश मंत्रालय ने, आइए देखते हैं। It was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders. And in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. एक बहुत बड़ी बात मनीष वो ये है, अभी जो मैं ब्रिक्स समिट में देख रहा हूं वो ये है कि इसमें नए सदस्य जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन नए सदस्य जुड़ने के साथ 3 डोमिनेटिंग पार्टनर्स, बल्कि 3 प्रोमिनेंट पार्टनर्स, डोमिनेटिंग इज अ रॉन्ग वर्ड, प्रोमिनेंट पार्टनर्स, उनमें से सिर्फ एक ऐसा है जो पूरी दुनिया में जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, 3 यानी चाइना, रशिया और इंडिया। लेकिन एक ऐसा है जो इस ब्रिक्स को लीड कर सकता है, जिसकी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबिलिटी है, जो कि ब्रिक्स और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच का राम सेतु बन सकता है, वो है भारत। बिल्कुल सही बात है। देखिए ब्रिक्स में अब आज 6 और कंट्री जुड़ गए, तो अभी 11 कंट्री हो गए। चीन का वैसे एजेंडा था कि ब्रिक्स को G20 के मुकाबले या G7 के मुकाबले खड़ा किया जाए। अमेरिका या पश्चिमी एजेंडे के जवाब के तौर पर वो ब्रिक्स को डेवलप करना चाहते थे। रूस भी इस मामले में चीन के साथ था। लेकिन अगर आप देखें कि नए कंट्री के जुड़ने के बीच में भारत एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होगा पूरी दुनिया के लिए जो ब्रिक्स, G20, G7 या दूसरे और जो मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म है उसके बीच एक संतुलन का काम करेगा। तो आपने एकदम सही वर्ड कहा कि राम सेतु का काम करेगा। अब बात यह आती है कि भारत की भूमिका क्या होगी। भारत की भूमिका यहां पर यह है कि जो अपने अपने एजेंडे के साथ, चाहे रशिया हो, चाइना हो या अमेरिका हो, वो अब केवल अपने इंटरेस्ट के तहत आगे बढ़ना चाहते हैं। वहां भारत वैश्विक इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब ब्रिक्स के एक्सटेंशन की बात की तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमें कुछ क्राइटेरिया रखना चाहिए, ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो काम के हो, जो दुनिया में कुछ काम करते हैं। पाकिस्तान जैसे फालतू देश यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तो इसीलिए ब्रिक्स का नाम अब ब्रिक्स ही रहेगा। ब्रिक्स के सदस्य जुड़ते जाएंगे और भारत जो है वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी के लिए आपका। और मुझे याद है MEA में जब ब्रीफिंग चल रही थी तो आप ही ने सवाल पूछा था क्या ये मुलाकात होगी, तो वहां पर था सब कुछ नॉट डिसाइडेड, वी कांट कमेंट।
और आज ये मुलाकात हो गई है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने साबित कर दिया है कि इस संगठन का बॉस वही है जिसकी कूटनीति के आगे चीन की हर चाल नाकाम रही। यह सब कैसे हुआ यह हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि जब उस सम्मेलन में शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का आमना सामना हुआ तो उनमें क्या बातें हुई? दोनों मिले तो एक दूसरे से क्या कहा? जोहानिसबर्ग में यह मौका 3 बार आया। वो वीडियो और उसके पीछे की बैक स्टोरी आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि 3 साल पहले गलवान झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव की वजह से द्विपक्षीय वार्ता बंद हो गई थी। सैन्य स्तर पर कई दौर की बातचीत हुई। ऐसे में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि जब ब्रिक्स में दोनों मिलेंगे तो क्या होगा। पूरी दुनिया की निगाहें इन्हीं दोनों नेताओं पर टिकी थी। ब्रिक्स के मंच से आई ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। हम आपको एक एक फ्रेम और बॉडी लैंग्वेज के बारे में 5 तस्वीरों के जरिए बताते हैं। तस्वीर नंबर 1, आप पहले 10 सेकंड का ये वीडियो देखिए। सदस्य देशों के प्रतिनिधि जब अपना बयान देने के लिए मंच की ओर जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों बिल्कुल करीब थे। इस दौरान चलते चलते पीएम मोदी कुछ बोलते भी नजर आए। शी जिनपिंग भी शायद कुछ कह रहे थे, हालांकि उनका चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन जब वो अपनी कुर्सी के पास मुड़े तो थोड़े असहज और शांत नजर आए। चेहरा उदास और मुंह लटका हुआ दिखा, जबकि पीएम मोदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट की ओर बढ़ गए। तस्वीर नंबर 2, दूसरी तस्वीर भी उसी मंच की है, जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ घूमकर मुस्कुराते हुए बोला। तब भी शी जिनपिंग गर्दन घुमाकर पीएम मोदी की ओर देख रहे थे और जब वो बोल रहे थे तब भी शी बार बार उन्हीं पर नजर गड़ाए बैठे उनकी बात सुन रहे थे। तस्वीर नंबर 3, जब प्रधानमंत्री बयान देने के बाद उठे तब चीन के राष्ट्रपति अपनी सीट से उठकर पीएम मोदी के पास आए और उनसे हाथ मिलाए। तस्वीर नंबर 4, एक दिन पहले बुधवार को जब सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ उठाकर एकजुटता दिखाई, तब पीएम मोदी के दाहिनी तरफ दूसरे नंबर पर शी जिनपिंग थे, जबकि उनके ठीक बगल में थे रूस के विदेश मंत्री। यहां तो उन्होंने शी की ओर देखा तक नहीं। तस्वीर नंबर 5, अब आप बुधवार की ये 2 तस्वीरें भी देख लीजिए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट के लिए आ रहे थे तो कितने भव्य तरीके से उनका रेड कारपेट वेलकम किया गया। लेकिन जब शी जिनपिंग आए तो वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। उनके सुरक्षा कर्मी को तो घुसने तक नहीं दिया गया। वो मुड़ मुड़ कर देखते रह गए, लेकिन अकेले चलने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। ब्रिक्स सम्मेलन की ये 5 तस्वीरें बताती हैं कि वैश्विक मंच पर भारत की कूटनीति और ताकत कैसे बढ़ रही है और चीन कैसे हर मोर्चे पर पिछड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स के मंच पर एक चीज साफ कर दी है। ब्रिक्स को फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सबसे जरूरी भारत है, यह उन्होंने क्लियर कट बता दिया है। और ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो या अभी का ब्रिक्स हो, यह सबको समझ में भी आ गया है। लेकिन अब बात एक ऐसी जगह पर जहां पर ब्रिक्स टूट के गिर रही हैं, ब्रिक्स आर फॉलिंग अपार्ट। वहां पर हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, यहां प्रेजेंट धंसता जा रहा है। फिक्र आपकी में अब बात कर रहे हैं क्या कुल्लू धंस जाएगा। प्रकृति के प्रकोप की उन तस्वीरों से करेंगे हम शुरुआत जो हम सबकी चिंता बढ़ाने वाली हैं। दरकते पहाड़ों का एक वीडियो देश के सबसे पसंदीदा पर्यटक स्थलों में शुमार शहर से आया है। हम बात कुदरत की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और शिमला की कर रहे हैं। कुल्लू पर आई आपदा की तस्वीरें देखिए तो हिल जाएंगे आप। ये देखिए जरा, पूरा का पूरा घर, बल्कि कई सारी बिल्डिंग्स और ऊपर के फ्लोर्स और उसके ऊपर जो पहाड़ी का हिस्सा है वो पूरा दरक जाता है। खूबसूरत शहर को जैसे किसी की नजर लग गई हो, या फिर एक शहर अपनों की नासमझी के जख्म झेलने को मजबूर है। और ये दोनों वो शहर हैं, जब आप गूगल करेंगे कि कहां जाया जाए घूमने तो इनका नाम सबसे पहले आएगा। लेकिन अब आएगा क्या, कैसे, ये भी बताएंगे। यह हालात पहुंच गए यहां भी। यहां हाल हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है।
जहां भारी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि लोग हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका में जी रहे हैं। डिटेल में दोनों शहरों की ग्राउंड सिचुएशन दिखाएंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को देखिए। इस वक्त हिमाचल प्रदेश का यही हाल है। क्या कुल्लू, क्या शिमला, क्या मंडी, जिस जिले का नाम लीजिए कुदरत का कहर है। भारी बारिश के बाद पहाड़ रेत की तरह बिखर रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जरा आप, थोड़ा इसका एम्बियंस आप करिएगा। इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? ये बस स्टैंड की तस्वीर थी ये और इससे पहले की एक और जगह की हमने आपको कुल्लू की तस्वीर दिखाई थी। हालात कितने खराब है ये देखिए। 7 मंजिला इमारत, फिर उसके पीछे वो जो पहाड़ दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा पहाड़ नीचे आ जाता है घरों के साथ। हिमाचल के पहाड़ों पर प्रकृति का क्रोध कैसे टूटा है, कुल्लू की तस्वीर बयां कर रही है। कुल्लू के आनी कस्बे में भारी बारिश के बाद बहुमंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई है। सब कुछ पलक झपकते ही बह गया। पहले पहाड़ी के सबसे नीचे बनी इमारत गिरी और फिर बगल वाली बिल्डिंग गिरती दिखाई दी। इसके बाद पहाड़ी के ऊपर वाले हिस्से पर बनी इमारतें पूरी तरह गिर गई। कुल्लू एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का अंदाजा पहले हो गया था बारिश के दौरान लैंडस्लाइड हो सकती है, इसीलिए 2 दिन पहले एहतियात के तौर पर आनी कस्बे के इस इलाके से घर खाली करा लिए गए थे। गनीमत रही, रूह कपाने वाले हादसे के बावजूद कोई घायल नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई। सिर्फ 26 सेकंड में 7 बिल्डिंग ऐसे ढही जैसे बच्चों का कोई खिलौना हो। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले 7 बहुमंजिला इमारत चूर चूर हो गई। सिर्फ धूल का गुबार बच गया। अभी प्रदेश में और जगह भी बहुत नुकसान हो सकता है। उन बिल्डिंग्स को हमने खाली करवा लिया है। स्थिति वही है। इस आपदा ने हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। मैंने कई बार कहा है कि हमने राज्य की आपदा इसको घोषित कर दिया है, इसे भी राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। कुल्लू जिले के आनी कस्बे की पहाड़ी ढलान पर बेतहाशा कंस्ट्रक्शन किया गया था। पहाड़ के खिसकने से कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें देखिए। इस फ्रेम पर गौर कीजिए। एक छोटे से पहाड़ी इलाके में सैकड़ों मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है। आप गिनती करते करते थक जाएंगे। एक बार पहाड़ की मिट्टी खिसकी तो मलबे के साथ कंक्रीट की इमारतें भी नीचे आ गईं। अगर हम इसी तरीके से डेवलपमेंट करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा हिमाचल को नहीं मिलेगा। इट इज़ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। सवाल यह है कि आखिर हिमाचल प्रदेश में बार बार लैंडस्लाइड की ऐसी खौफनाक तस्वीरें क्यों आ रही हैं? एक्सपर्ट्स इसकी 5 बड़ी वजह बताते हैं। पहाड़ी इलाकों में इमारतों का अनियंत्रित निर्माण, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पहाड़ों में कटान, पहाड़ों में बनाए जा रहे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, नदियों में भारी खनन और पहाड़ी शहरों में ड्रेनेज सिस्टम की कमी। ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये सही नहीं था। इसी वजह से पहाड़ कमज़ोर हुए और आज ये आपदा देखनी पड़ रही है। बिल्कुल, मैंने कहा है कि मैं किसी के ऊपर कोई पर्टिकुलरली किसी एक सरकार के ऊपर या एक इंडिविजुअल के ऊपर कोई छिटाकशी नहीं कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा हूँ, मगर कमियाँ रही है जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम्स है। और इसमें जितनी जिम्मेवार सरकार रही है उतने ही जिम्मेवार लोग भी रहे। और मैं बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह रहा हूँ, कई जगहों पे जहाँ पे लोगों के घर बने हुए थे कलवट के नीचे, ज़बरदस्ती पॉलिटिकल प्रेशर से कलवटों को बंद कर दिया गया। आपदा क्यों हो रही है? पहाड़ क्यों दरक रहे हैं? उत्तर सबको पता है, लेकिन पहाड़ों को बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। कुल्लू में इस आपदा के बाद राहत कार्य जोर शोर से चलाए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद राहत और बचाव कार्यों पर नजर रखे हुए हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने पंडो और ओट में रिलीफ कैंप बनाए हुए हैं। एक राहत शिविर कुल्लू के बजौरा में भी लगाया गया है। एयरफोर्स से गंभीर रूप से बीमार 4 मरीजों को कुल्लू के हॉस्पिटल में से एयरलिफ्ट किया गया है। हिमाचल सरकार ने ब्यास और इसकी सहायक नदियों में चल रहे स्टोन क्रशर पर रोक लगाई है। एक आपदा से लोग संभलते नहीं हैं कि दूसरी आपदा आ जाती है। कुल्लू से पहले शिमला प्रकृति के प्रकोप का शिकार हुआ था, लेकिन लोगों की टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। भारी बारिश के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आई हैं, उससे लोग सहमे हुए हैं। तेज बारिश से सड़कों पर सैलाब बह रहा है। ये तस्वीरें शिमला के मॉल रोड की हैं। मॉल रोड, शिमला के लोगों ने पिछले दिनों जिस तरह का मंजर देखा है, उसके बाद हर किसी के मन में आशंकाएं ज्यादा हैं। कुछ लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। अफरा तफरी की डरावनी तस्वीरें शिमला के कनलोग इलाके की हैं, जहां रिहायशी इलाके में पहाड़ी का एक हिस्सा नीचे आने के बाद लोग इतने डर गए कि जान बचाने के लिए जो रास्ता दिखा वहां से निकले। मैं इस वक्त शिमला के कलनोग इलाके में मौजूद हूं। यहां पर आप देखिए जो भारी लैंडस्लाइड हुआ था उसमें क्या हालत हुई है। एक ट्रक है जो कि पूरी तरह से दबा हुआ दिखाई दे रहा है लैंडस्लाइड में। नज़दीक ही एक गाड़ियों का बड़ा शोरूम है, लेकिन इस शोरूम पर आप देखिए यहाँ पे इसको भी बंद करना पड़ा है। एकदम से स्लाइड आ गया था सर। तो आप लोग कैसे बचे? आप लोग भाग निकले, ड्राइवर निकल गया था गाड़ी से। देखिए ऊपर का जो पूरा रिहायशी इलाका है, जहां पर आप देखिए एक सड़क भी जाती है, सड़क की रेलिंग आपको दिखाई देगी। यहां से लैंडस्लाइड होकर पूरा जो मलबा है वो नीचे आया और उसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा। ये एक सेंट्रो गाड़ी है जो कि लैंडस्लाइड की वजह से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये जो रास्ता है ये शिमला को किन्नौर से जोड़ता है और नेशनल हाईवे है कहने को तो, लेकिन यहाँ पर जो लैंडस्लाइड हुआ उसमें इस सेंट्रो कार की हालत क्या हुई है आप देखिए। ये जो सड़क है आप देखिए पूरी धंस चुकी है, उसमें दरारें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। नीचे रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर आप देखिए गाड़ियाँ कुछ खड़ी हुई दिखाई देंगी आपको। वो गाड़ियाँ ऊपर आने का एकमात्र यही रास्ता है यहाँ पर। इस सब के बीच में भारी बारिश से शिमला में हेरिटेज रेलवे स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा है। कल हेरिटेज रेलवे स्टेशन पर लोको शेड का एक हिस्सा गिर गया। भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुई और फिर मलबा लोको शेड पर आ गिरा है। आज TV9 भारतवर्ष संवाददाता मोहित मल्होत्रा शिमला में थे। उन्होंने वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। आपको दिखाते हैं लैंडस्लाइड से क्या क्या नुकसान हुआ है वहां पर। मैं इस वक्त शिमला रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखें ये जो हेरिटेज रेलवे ट्रैक है इस पर ये लोको शेड आप देख रहे हैं, जहां पर इंजन की रिपेयर होती है। सामने बोर्ड भी लगा है उत्तर रेलवे डीजल शेड, और यहां पर ये जो शेड का हिस्सा है वो नीचे आ गिरा है क्योंकि ऊपर से लैंडस्लाइड हुआ। एक अच्छी बात ये रही कि यहाँ पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था, इसलिए किसी की जान नहीं गई है और किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन ये जो हेरिटेज रेलवे ट्रैक है उस पर ये लोको शेड को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। हालांकि जो रेलवे ट्रैक है वो भी कई जगह से बाधित है। सर ये कल कोई भारी बारिश हो रही थी सुबह से, परसों रात से ही हो रही थी। कल सुबह बहुत भारी बारिश चल रही थी, कोई 9 बजे से लेके ये 11:15 बजे के बीच पीछे से स्लाइड हुआ और ये लोको साइड पे आ गया दिन में सर। इस सब के बीच में पहाड़ों में प्रलय की तस्वीरों के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की बात कर रहे हैं। रूस की प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप वैगनर के चीफ प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत होने का दावा किया गया है। दावे की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस खबर में अभी कई किंतु परंतु जुड़ते जा रहे हैं। पहले आप उस प्लेन क्रैश के कुछ वीडियोस देखें। यह पहला वीडियो है जब आसमान से एक विमान धरती पर तेजी से गिरता हुआ दिखाई देता है। बताया जा रहा है इसका एक विंग नहीं था, इसलिए शक होता है कि शायद इसको नीचे से शूट डाउन किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हम इसे कंफर्म नहीं करते। खुलासा हुआ है कि यह प्लेन 30 सेकंड में 30,000 फीट से 8,000 फीट नीचे आ गया। 30 मिनट की उड़ान तक विमान में कोई गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन 9 मिनट तक प्लेन में कई बार उतार चढ़ाव हुआ। हालांकि आखिरी सिग्नल मिलने तक विमान में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई। यह दावा फ्लाइट रेडार 24 ट्रैकिंग साइट का है। यह उसी विमान का दूसरा वीडियो है, यह भी आसमान से नीचे गिर रहा है। आगे का खुलासा यह है कि स्थानीय समय के मुताबिक 6:19 तक विमान से संपर्क बना हुआ है।
हादसे पहले किसी भी तकनीकी खराबी की जानकारी नहीं थी, लेकिन बाद में सिग्नल जैमिंग या नेटवर्क में खराबी की आशंका जताई जाने लगी। विमान हादसे में जान गंवाने वालों की लिस्ट जारी है। पैसेंजर लिस्ट में प्रिगोजिन का नाम है। वैगनर के को फाउंडर दिमित्री उतकिन की भी मौत हुई है। कुल मिलाकर इस हादसे में 7 पैसेंजर और 3 क्रू मेंबर्स की मौत की पुष्टि की जा रही है। खास बात यह है कि प्रिगोजिन की शव की अब तक पहचान नहीं हुई है। विमान हादसे में सभी शव बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। विमान इंजन पर 02795 नंबर लिखा है। प्रिगोजिन के प्राइवेट जेट का नंबर भी यही है। खुद वैगनर ग्रुप ने प्रिगोजिन की मौत का दावा किया है। वैगनर हेडक्वार्टर में बैठकों का दौर है। प्रिगोजिन की मौत का बदला लेने पर गंभीर विचार किया जा रहा है। वैगनर ग्रुप के नए चीफ चुने जाने पर चर्चा हो रही है। इस बीच वैगनर के टेलीग्राम चैनल पर चेतावनी दी गई है। उसे रूस पर शक है। वैगनर की तरफ से कहा गया है कि अंत नहीं है, क्रेमलिन पर कब्जा होकर रहेगा। प्रिगोजिन से जुड़ी ये वो खबरें हैं जो दुनिया को दिखाई और बताई जा रही हैं। जबकि प्रिगोजिन से जुड़ा एक सच ये भी है कि वो बहुत ही रहस्यमयी इंसान है। 2019 में ठीक ऐसी ही एक विमान दुर्घटना हुई थी। प्रिगोजिन उस वक्त भी मरकर जिंदा लौट आया। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले वो सवाल जिनके जवाब मिलना जरूरी है। क्या प्रिगोजिन प्लेन हादसे का शिकार हुआ? क्या प्रिगोजिन को साजिश के तहत मार दिया गया? क्या पुतिन ने प्रिगोजिन से बगावत का बदला लिया? क्या क्रेमलिन पर कब्जे का खतरा मंडरा रहा है? क्या प्रिगोजिन की मौत सिर्फ एक छलावा है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखें। प्रिगोजिन का विमान 7 यात्रियों और चालक दल के 3 सदस्यों के साथ मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। जब यह प्लेन टावर इलाके के आसमान में पहुंचा तो इसमें विस्फोट हो गया। इसके बाद आसमान में ही आग का गोला बन चुका यह विमान तेजी से जमीन पर आ गिरा। दावा किया गया कि इस विमान हादसे में प्रिगोजिन और वैगनर के को फाउंडर दिमित्री उतकिन की मौत हो गई। लेकिन यह कहानी जितनी सीधी दिखती है, असल में उतनी है नहीं। इसके लिए सबसे पहले आपको यूक्रेन से लेकर ब्रिटेन और अमेरिका तक से आ रहे बयानों को सुनना चाहिए। ज़ेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोल्यक ने दावा किया है कि पुतिन ने ही प्रिगोजिन की हत्या करा दी। ब्रिटेन में MI6 के पूर्व जासूस रहे क्रिस्टोफर स्टील ने दावा किया कि प्रिगोजिन बगावत के बाद से ही टारगेट पर थे। अमेरिका के पूर्व CIA डायरेक्टर ने दावा किया कि अब बगावत करने वाले दूसरे वैगनर्स लड़ाके भी मारे जाएंगे। और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा कि उन्हें ये खबर सुनकर कोई हैरानी नहीं हुई। I don't know for a fact what happened, but I'm not surprised. There's not much that happens when Russia and Putin are not behind, but I don't know enough to know the answer. I've been working out for the last hour and a half. असल में ये सारी आशंकाएं जून के महीने में की गई उस बगावत की ओर इशारा करती है जब वैगनर लड़ाकों ने रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा जमा लिया था और प्राइवेट आर्मी मॉस्को की ओर बढ़ने लगी थी। कहा जा रहा है कि उस वक्त पुतिन को बंकर में छिपना पड़ा था। इसके बाद पुतिन ने एक इंटरव्यू के दौरान क्रोध में कहा था कि वो सब कुछ माफ कर सकते हैं, लेकिन धोखा नहीं। हम कभी माफ नहीं करेंगे। अब पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। अब जबकि प्रिगोजिन की मौत की खबर आ रही है तो पुतिन का ये पुराना बयान तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि उन्होंने बदला ले लिया, जिससे वैगनर आर्मी बेहद गुस्से में है और उसने क्रेमलिन को तबाह करने की चेतावनी दे दी है। लड़ाकों का काफिला मॉस्को की तरफ कूच कर रहा है। क्रेमलिन हमारे एक्शन के लिए तैयार है। हम ऐसा बदला लेंगे कि क्रेमलिन समेत रूस की राजधानी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। कई खुफिया एजेंसियों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि वैगनर आज रात ही क्रेमलिन के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंकने जा रहा है। रूसी खुफिया एजेंसियों को भी ऐसे इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद पूरा मॉस्को हाई अलर्ट पर है। दावा यही है कि प्रिगोजिन की मौत हो चुकी है, लेकिन अटकलें ऐसी भी हैं कि वो जिंदा है। कहा जा रहा है कि मौत की खबर झूठी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सीक्रेट मिशन के लिए पूरा खेल खेला गया है और आखिरी वक्त में प्रिगोजिन ने विमान बदल लिया। ठीक इसी तरह प्रिगोजिन से जुड़ी एक घटना साल 2019 की है। तब वो देश रूस नहीं था, बल्कि अफ्रीका का आसमान था। प्रिगोजिन एक रहस्य। क्या प्रिगोजिन मरा नहीं, जिंदा है? प्रिगोजिन की मौत की मिस्ट्री उलझती जा रही है। एक तरफ तो यह कहा जा रहा है कि विमान हादसे में उनकी मौत हो गई,
दूसरी तरफ आशंका ये भी जताई जा रही है कि उस प्लेन पर मिसाइल से हमला किया गया, क्योंकि क्रैश साइट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर ही S-300 की तैनाती है। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। एक और विमान वीडियो जो रात के अंधेरे में सुरक्षित एक बिजनेस एयरपोर्ट पर उतरा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ओस्टाफियोवो एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला ये दूसरा विमान प्रिगोजिन का है। इसका नंबर RA-02748 है, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या प्रिगोजिन ने वक्त रहते विमान बदला? क्या प्रिगोजिन को हमले की पहले से खबर थी? क्या प्रिगोजिन की मौत सिर्फ दिखावा है? इस आशंका को बल इसलिए मिल रहा है क्योंकि साल 2019 में भी ठीक ऐसा ही एक विमान हादसा अफ्रीका में हुआ था। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि प्लेन में सवार प्रिगोजिन की मौत हो गई। बाद में पता चला कि उस विमान के साथ साथ एक और विमान उड़ रहा था और प्रिगोजिन उसमें सवार थे। उस दौरान वो काफी वक्त तक गायब रहे। बाद में अचानक सीरिया में एक स्पेशल मिशन पर देखे गए। ऐसा कहा जाता है कि प्रिगोजिन फ्लाइट से कहीं जाते हैं तो उनके साथ 2 प्राइवेट जेट चलते हैं। वो किस में सफर करेंगे ये सबसे अंत में तय होता है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही हुआ? क्या इस बार भी किसी सीक्रेट मिशन के लिए प्रिगोजिन की मौत की झूठी खबर फैलाई गई, चकमा दिया गया? लेकिन किसे? पुतिन को या यूक्रेन को? ये बहुत जल्द पता चलने वाला है। प्रिगोजिन की मौत की खबर पर वैगनर लड़ाके रूस को ही धमकी दे रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग समेत रूस के कई शहरों में प्रिगोजिन को श्रद्धांजलि देने के लिए भीड़ उमड़ रही है। लेकिन क्या इसके पीछे रूस है या इसमें यूक्रेन का हाथ हो सकता है? ज़ेलेंस्की ने बयान जारी करके कहा है कि यूक्रेन का प्लेन हादसे से कोई लेना देना नहीं है। प्रिगोजिन की मौत पर रहस्य बरकरार है। चर्चा में सिर्फ 2019 की एक घटना ही नहीं, इसी साल 2 अप्रैल की एक घटना का भी जिक्र हो रहा है। तब सेंट पीटर्सबर्ग के एक कैफे में धमाका हुआ था। यह कैफे प्रिगोजिन का है। इस ब्लास्ट में मशहूर रशियन ब्लॉगर व्लादिमीर तातरास्की की मौत हो गई थी। रूस ने उस वक्त यूक्रेन पर हत्या का आरोप लगाया था। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रिगोजिन उस दिन एक इवेंट में शामिल होने के लिए यहां आने वाले थे, लेकिन अंत समय प्लान बदलकर बाखमुत पहुंचे। अगले दिन वहीं से बाखमुत पर कब्जे का ऐलान किया था। साफ है, प्रिगोजिन मतलब सरप्राइज। और इस बार भी ऐसा हो सकता है, प्रिगोजिन लौटकर वापस आ सकते हैं, यह कहा जा रहा है। अब बात उस बयान की जिससे कांग्रेस घिर गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लेकर एक ऐसी बात कही जिसे लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार सवालों के घेरे में है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को बीजेपी का पीएम बता दिया। मणिशंकर अय्यर ने यह बात अपनी किताब मेमोर्स ऑफ अ मैवरिक द फर्स्ट 50 ईयर्स के विमोचन में कही है। मणिशंकर ने कहा नरसिम्हा राव पहले बीजेपी पीएम थे। अय्यर ने कहा नरसिम्हा राव सांप्रदायिक और हिंदुत्व की ओर झुके हुए थे। अय्यर ने यह दावा नरसिम्हा राव के साथ अपनी बातचीत के आधार पर किया। इस बयान पर TV9 भारत संवाददाता कुमार विक्रांत ने मणिशंकर अय्यर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। उन्होंने मुझे अपनी यात्रा जो मैं संभाल रहा था रामेश्वरम से अयोध्या, जब मैं उड़ीसा पहुंचा तो तब मुझको एक संदेश मिला कि आप फौरन प्रधानमंत्री से मिलने के लिए लौटिए। तो अपनी यात्रा को दूसरों के हाथ में देखकर मैं दिल्ली लौट आया। और जबकि मैं प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी से मिला तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझको आपकी यात्रा पर कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो आप सेक्युलरिज्म कहते हो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो मैंने कहा मुझको तो आश्चर्य हुआ। तो मैंने कहा कि साहब मेरी सेक्युलरिज्म में क्या कमी है? तो उन्होंने मुझे तब कहा कि मणि तुम समझते नहीं हो कि ये एक हिंदू देश है। तो मैं तो चौंक उठा। मैंने कहा कि यही तो बीजेपी कहती है और आप ये कह रहे हैं। मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर कंट्रोवर्सी और राजनीति होनी ही थी। किताब भी बिकनी है। वैसे जैसे ही बयान सामने आया बीजेपी ने कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। बीजेपी ने सीधे गांधी परिवार से सवाल पूछे, लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब कांग्रेस के एक और नेता संदीप दीक्षित ने भी मणिशंकर अय्यर जैसा बयान दोहरा दिया। संदीप दीक्षित ने भी कहा कि नरसिम्हा राव सेक्युलर नहीं थे। कैसे कांग्रेस नेताओं के बयानों पर पॉलिटिक्स हुई, वार पलटवार हुए, आप खुद देखो।
कम्युनल थे या नहीं थे, जो कांग्रेस की सेकुलर सोच है, जो संविधान की सेकुलर सोच है, उसके साथ इत्तेफाक पीवी नरसिम्हा राव नहीं रखते थे। पीवी नरसिम्हा राव जी वो व्यक्ति थे जो थे कांग्रेस के, मगर गांधी परिवार के नहीं थे। यह गांधी परिवार कभी सह नहीं सकती थी। गांधी परिवार की हिंदू विरोधी जो सोच है वो बार बार फूट कर निकलती है। वो उनका डीएनए है जो फूट कर निकलता है, और वो मणिशंकर अय्यर के माध्यम से निकले, वो गांधी परिवार के माध्यम से निकले। खुद अगर कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नरसिम्हा राव जी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, तो किस कारण से ये बात कह रहे हैं, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और कांग्रेस पार्टी को इस पे बताना चाहिए। मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपना पाकिस्तान प्रेम खुलकर जाहिर कर दिया है। पाकिस्तान के सवाल पर अय्यर ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। TV9 भारत संवाददाता कुमार विक्रांत से बातचीत में मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। जो मुझको स्वागत मिलता है वहाँ मैं ये कहता हूँ कि शायद मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान में, उनकी संख्या भारत में जो मेरे दुश्मन हैं उससे ज़्यादा हो सकता है। और ये सरकार कह रही है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करवाएंगे, लेकिन हम में ये हिम्मत नहीं है कि हम पाकिस्तानियों के साथ आमने सामने बैठकर रूबरू बात करवाएं। अब इनकी पार्टी क्या सोचती है, ये क्या सोचते हैं, सब गड़बड़ है। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के वो नेता हैं जिन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित बयान दिया। कहा गया कि कांग्रेस की बुरी हार की एक वजह अय्यर का वो बयान भी रहा है। इसके बाद भी अय्यर कई बार अपनी बातों पर कंट्रोवर्सी खड़ी कर चुके हैं। अब पीवी नरसिम्हा राव पर सवाल खड़े करके अय्यर ने बीजेपी को बड़ा मौका पकड़ा दिया है। अब बात इस सबसे अलग, अय्यर के आसमान छूते बयानों के बाद अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचकर भारत ने जो कीर्तिमान रचा है, आज उसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। रोवर प्रज्ञान लैंडर विक्रम से बाहर आने के बाद चांद की सतह पर कदम ताल कर रहा है। प्रज्ञान ने चांद पर अशोक स्तंभ और इसरो की छाप छोड़ी है। जैसे जैसे वो, ये देखिए तस्वीरें, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, चांद की धरती पर अपने निशान छोड़ता जाएगा। इसरो के ताजा अपडेट के मुताबिक सारे सिस्टम सामान्य हैं। चंद्रयान की सभी गतिविधियां तय समय पर हैं। अपने देश के कुछ नेताओं के बयान भी जमकर वायरल हो रहे हैं। चंद्रयान को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें अल्पज्ञानी बता रहे हैं। मून मिशन पर माननीयों ने ऐसा क्या कह दिया, आइए आप खुद देख लीजिए। इंदिरा गांधी जिज्ञेस करेছিলেন राकेश रोशन के चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। तो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। माननीयों के बयान सुनकर माथा पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये उनका नहीं, जुबान का दोष है, जो कब फिसल जाए कह नहीं सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ममता बनर्जी ने पहले अंतरिक्ष यात्री का जो नाम लिया है, सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। আমার মনে আছে চাঁদের মাটিতে যখন তারা পৌঁছেছিলেন, इंदिरा गांधी जिज्ञेस করেছিলেন राकेश रोशन के जे उधर से कैसे लग रहा है, आसमान से कैसे लग रहा है महाकाश से इंडिया को। ममता बनर्जी नाम लेने में 1-2 इंच आगे पीछे हो गईं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये वीडियो देखिए। जब चंद्रयान पर सवाल पूछा गया तो लगा न जाने क्या पूछ लिया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो रही है सर। अरे बोल रहे बतिया रहे हैं भाई सर, अब ये नहीं इसको। अरे चलते अच्छी बात है। अरे मोबाइल ले जाकर जो आ गया है। राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चांदना तो सबसे आगे निकल गए। चंद्रयान 3 में चांद पर गए यात्रियों को सलाम तक कर दिया। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। हम कामयाब हुए और सेफ लैंडिंग हुई, तो जो यात्री गए हमारे, उनको सलाम करता हूं। एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो कमाल ही कर दिया। चंद्रयान 3 के लिए वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं।
कल सकुशल वो धरती पर आने का जो टाइम है, आने के बाद उसका स्वागत पूरे देश को करना चाहिए। अब ये जुबान का धोखा है या कुछ और, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। आप जो सोच रहे हैं शायद वही सही हो। लेकिन अब बात उस खबर की जिसका इंतजार न सिर्फ बॉलीवुड, टॉलीवुड समेत देश की पूरी फिल्म इंडस्ट्री करती है, बल्कि करोड़ों फैंस भी करते हैं। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स की, और जिसे फिल्म पुरस्कारों में सबसे सम्मानित माना जाता है। आज शाम उसका ऐलान कर दिया गया। इसमें साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने खास खिताब को अपने नाम किया है। बेस्ट एक्टर का खिताब दिग्गज एक्टर अल्लू अर्जुन को मिला है। उन्हें फिल्म पुष्पा के लिए पुरस्कार मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पुष्पा के आगे बॉलीवुड का कोई भी हीरो नहीं टिक पाया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में कोई भी बॉलीवुड एक्टर बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अपने नाम करने में नाकाम रहा है। इनके अलावा इस साल बेस्ट एक्ट्रेस के लिए एक नहीं बल्कि दो अभिनेत्रियों ने अवार्ड जीता है। पहले नंबर पर है आलिया भट्ट। उनको यह अवार्ड उनकी फिल्म गंगू भाई काठियावाड़ी के लिए दिया गया है। इस फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया है और इसमें अजय देवगन भी नजर आए थे। दूसरे नंबर पर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए आलिया के साथ कृति सनन को भी चुना गया है। उन्हें फिल्म मिमी के लिए यह पुरस्कार मिलेगा। बड़ी बात यह है कि इस बार आलिया भट्ट और कृति सनन ने अपने करियर का पहला बेस्ट एक्ट्रेस नेशनल अवार्ड जीता है। लेकिन अब अगर बात कुछ और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की करें तो आर माधवन की फिल्म रॉकेट्री द नंबी इफेक्ट को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्शन डायरेक्शन, बेस्ट कोरियोग्राफी, बेस्ट स्पेशल इफेक्ट्स के लिए RRR को 3 अलग अलग कैटेगरी में चुना गया है। वहीं विकी कौशल की फिल्म सरदार उधम बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए सेलेक्ट हुई है, जबकि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए पंकज त्रिपाठी और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए पल्लवी जोशी के नाम का ऐलान किया गया है। इस सब के बीच में अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का WFI चुनाव नहीं कराने पर एक्शन, हाईकोर्ट के स्टे से अटके हुए हैं चुनाव। दिल्ली आए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, राज्य के ताजा हालात की जानकारी देंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके भी कल दिल्ली आ सकती हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी के ठिकाने पर ईडी की छापेमारी, बघेल ने कहा सब राजनीति के तहत किया जा रहा है, एजेंसियों के जरिए डराने की कोशिश की जा रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा आज से शुरू, अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ी, बस स्टेशनों और रेलवे स्टेशनों पर भारी संख्या में पहुंचे छात्र, 1.5 लाख टीचर की भर्ती होगी। इंदौर में NSUI कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। संभल में लव जिहाद का मामला सामने आया, मुस्लिम समुदाय के युवक पर शादीशुदा महिला को भगा ले जाने का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में सबसे बड़े फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 86 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा, कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों को भी बनाए शिकार। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अगले 24 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट, सभी स्कूल कॉलेज बंद, चंडीगढ़ के सुखना लेक का फ्लड गेट भी खोला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की बेल पर सुनवाई टली, कल हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा।